भारत के पूर्वी समुद्र तट पर है उड़ीसा। 1.5 करोड़ की आबादी का राज्य, नगरों और मंदिरों के लिए मशहूर। पुरी उड़ीसा का बहुत पुराना नगर है। भारत के 4 तीर्थ धामों में से एक। हर साल जून महीने में देश भर से 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने आते हैं। जगन्नाथ का मंदिर सदियों से धार्मिक उदारता का संदेश देता रहा। यद्यपि उड़ीसा के बहुत से मंदिरों और तीर्थ स्थानों के नाम चमकते रहे, परंतु इस राज्य के विकास पर ध्यान कम दिया गया। लोग हमेशा से गरीब बने रहे। आजादी के बाद ही उड़ीसा की किस्मत जागी। यहाँ की नई राजधानी भुवनेश्वर नए ढंग की है। इमारतें साफ सुथरी और सुविधापूर्ण हैं। इमारतों से फौरन किसी बड़ी तब्दीली का पता चलता है, पर एक और तब्दीली जो उड़ीसा में और देश भर में हो रही है, वो है शिक्षा पर जोर। शिक्षा की ये शुरुआत आगे चलकर नए उड़ीसा को प्राचीन उड़ीसा के समान ज्ञान के उजाले से जगमगा देगी। यहीं से सम्राट अशोक ने शांति का संदेश देना शुरू किया था और इसका सबूत है उसका एक शिलालेख। भुवनेश्वर की बाहरी सीमा पर हैं उदयगिरी गुफाएं। ईसा पूर्व की 2वीं सदी से पहली ईसवी सदी तक इनका निर्माण हुआ था। यहाँ ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं। कईयों के सामने खंबेदार द्वार मंडप हैं। यहाँ सदियों पहले जैन साधुओं के प्रार्थना मंत्र गूंजते थे। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम। लिंगराज मंदिर का शिखर 6 मील से नजर आता है। ये विशाल मंदिर शायद भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये मंदिर 11वीं सदी में बना था और अभी तक अच्छी हालत में है। यहाँ की मूर्ति कला का आलीशान नमूना है नर्तकी की ये प्रतिमा। मुक्तेश्वर मंदिर 9वीं सदी में बना था। बौद्ध कला की ज्योति अपनी चमक खोते खोते एक सुंदर निशानी दे गई, बौद्ध तोरण। बस्ती से दूर एकांत में है राजरानी मंदिर। इसकी दीवारों पर यक्षियों की सुंदर मूर्तियां हैं। इनकी भांति भांति की लुभावनी मुद्राएं मनमोह लेती हैं। उड़ीसा परंपरागत हुनरों के लिए मशहूर है। उड़ीसा वासी सदा से मूर्ति कला के पुजारी बने रहे। मूर्तिकार पत्थर और सिलखड़ी यानी नरम पत्थर की भी मूर्तियां बनाते हैं। कहीं कहीं नयापन नजर आता है, पर ज्यादातर मूर्तिकार पुरानी विषय वस्तु की नकल में ही संतोष कर लेते हैं। पत्र लिखने में मग्न नारी, यह है भारत की बहुत प्रसिद्ध कलाकृति। खरीदारों और कला प्रेमियों को पुरी में और उड़ीसा के अधिकांश स्थानों में तरह तरह की सुंदर चीजें मिल सकती हैं। उड़िया चित्रकार पर लोक कला और आदिवासी कला का बहुत प्रभाव पड़ा है। वो किरमिच के बदले लुगदी के बने गत्ते पर चित्रकारी करता है और रंग बनाता है मसालों, परंपरागत रंगों और स्थानीय मिट्टियों से। इतिहास की घटनाएं और पुराण की कथाएं यहाँ के चित्रकारों को सबसे ज्यादा भाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी उड़ीसा का वरदान भी है और शाप भी।
ये बाढ़ के लिए बदनाम है। महानदी के किनारे पुराना शहर कटक उड़ीसा का खास तिजारती केंद्र है। महानदी ऊपर के भाग से लट्ठे बहाकर लाती है। कश्तियां दूसरे सामान के अलावा यहाँ की महत्वपूर्ण रोकड़ फसल जूट लाद कर ले जाती हैं। कटक के पास ही ललितगिरी गुफाएं। यहाँ सदियों तक बौद्ध भिक्षु रहते रहे। ईसा पूर्व की 3री सदी में सम्राट अशोक ने उड़ीसा पर चढ़ाई की थी। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। हजारों बीमारी और महामारी के शिकार बने। युद्ध का नतीजा इतना भयंकर था कि अशोक हिंसा त्याग कर बुद्ध के उपदेशों पर चलने लगा। भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। कला के संसार में एक नया युग आया, महान बौद्ध युग। मूर्तिकारी के अलावा उड़ीसा चांदी के काम के लिए बहुत मशहूर है। उड़ीसा के सोनार हमारे देश में चोटी के माने जाते हैं और देश भर में उनके काम की तारीफ होती है। लेकिन वे निर्धन प्रदेश के निर्धन लोग हैं। इन्हें अपनी सुंदर कलापूर्ण चीजों के बहुत कम दाम मिलते हैं। समय बदल रहा है और अब कारीगरों की नई पीढ़ी अपने छोटे दायरे के बाहर आकर ज्ञान के खुले संसार में सांस ले सकती है। उड़ीसा में शिक्षण संस्थाएं तेजी से विकास कर रही हैं। खेतीबाड़ी का भी विकास हो रहा है। केंद्रीय चावल शोध संस्था के काम के नतीजों का भारत भर के चावल उपजाने वाले क्षेत्रों में प्रचार किया जाता है। धान की बेहतर पैदावार का मतलब है हमारी आर्थिक दशा में सुधार, क्योंकि अनाज की ज्यादा पैदावार भारत की पहली जरूरत है। आज विज्ञान की सहायता से हम ऐसे ढंग के पौधे उगा सकते हैं जो बीमारी का सामना कर सकेंगे और जल्दी फूल ला सकेंगे। पैदावार बढ़ेगी, अनाज ज्यादा मिलेगा। उड़ीसा की 1.5 करोड़ आबादी में 30 लाख आदिवासी हैं। औरतें बहुत मेहनती होती हैं। वे हल चलाने के अलावा सब काम करती हैं। इतना होने पर भी आदिवासी गरीब हैं। फिर भी ये लोग हंसमुख हैं। कभी कभी इन्हें राहत मिली जाती है, खासकर हाट बाजार के दिन। ये लोग मीलों दूर पैदल चलकर बाजार पहुंचते हैं। औरतें अनाज और सब्जियां बेचती हैं। जो कुछ मिलता है उससे घर के लिए सूखी मछलियां या बहुत हुआ तो कांच की 2 चूड़ियां खरीद लेती हैं। बचत के पैसे से हाथ के बुने कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीद लेती हैं, खासकर जब बच्चा या त्योहार होने को हो। पुराने को नए जमाने के सांचे में ढालना एक बड़ा कदम है। लोग इसके विरोध में कहते हैं कि आदिवासियों की सभ्यता बिगाड़ी जा रही है। लेकिन ऐसा सोचना कितना गलत है कि भारत आदिवासियों की संस्कृति बिगाड़ना चाहता है। याद रखना चाहिए कि इन आदिवासियों का शुद्ध कहलाने वाला जीवन रोग और दुखों की मार झेलता रहा है।
सामाजिक संपर्क और शिक्षा से वास्ता न रहने के कारण ये लोग न तो 20वीं सदी के संग आगे बढ़ सके, न सूदखोर महाजन और शोषक के पुराने शाप से छुटकारा पा सके। अलबत्त काम धंधे की ऐसी शिक्षा एक छोटी शुरुआत है। अभी तो कई मंजिलें तय करनी है, लेकिन उड़ीसा में भी बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। महानदी की तूफानी धारा को बांधने वाला हीराकुद बांध भारत के नए औद्योगिक युग का एक प्रतीक है। ये 3 मील लंबा कंक्रीट का बांध अपने बिजली घरों के साथ 9 जिलों को बिजली देगा और उड़ीसा के उद्योगों में जान डालेगा। उड़ीसा खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है, जैसे कच्चा लोहा, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक और चूने का पत्थर। उड़ीसा के ऊंचे दर्जे के कच्चे लोहे से बहुत अच्छा फौलाद बनता है। राउरकेला का फौलाद कारखाना जब बन जाएगा तब हर साल 10 लाख टन फौलाद तैयार करेगा। राउरकेला के जैसे फौलाद कारखाने और हीराकुद जैसे बांध उड़ीसा की आर्थिक दशा में सुधार करेंगे। बड़े उद्योगों के साथ साथ ग्राम उद्योगों का भी विकास जरूरी है, ताकि तेजी से बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला किया जा सके। संबलपुर के हाथकरघा वस्त्र प्रसिद्ध हैं और देश प्रदेश में इनकी बहुत मांग है। बारीक बुनावट के ये कपड़े यात्रियों को बहुत पसंद हैं। यात्रियों को गोपालपुर का मनोहर समुद्री किनारा बहुत लुभाता है। ये हैं मछियारे। प्राचीन काल में जिनके पुरखे कश्तियों के जरिए जावा, बाली, बोर्नियो और सुमात्रा की यात्रा करते थे। शाम को इनके साथ बैठिए, आपको इनसे समुद्र के बारे में इनकी अनोखी भावनाएं मालूम होंगी और अनोखी कहानियां सुनने को मिलेंगी। गोपालपुर में आरामदेह होटल है और सैलानी पूरे साल आते रहते हैं। आबो हवा अच्छी है और कलकत्ता से रेल, सड़क और हवाई जहाज से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां का समुद्री किनारा बहुत प्यारा है और तख्ते पर तैरने और भाले से मछली मारने के लिए मशहूर है। यहाँ दिल लहराता है समुद्र की लहरों में और रंगीन शाम झूमती है ठंडी हवा के झकोरों में। उड़ीसा आया हुआ कोई यात्री कोणार्क मंदिर देखे बगैर नहीं लौटता। इसके खंडहर संसार के महान खंडहरों में से ही इनकी अच्छी संभाल की गई है। कोणार्क कला समझे बिना वास्तुकला का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है। इसका संपूर्ण ढांचा सूर्य भगवान के रथ के आकार का है। इसके 12 जोड़ी विशाल चक्र साल के 12 महीने हैं। रथ के 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन हैं। कोणार्क की शिल्पकारी उतनी ही सुकुमार और मनोहर है जितना भव्य और विराट ये मंदिर है। इन खंडहरों की खामोशी उन अजाने कलाकारों के गुण गाती रहती है जिन्होंने
कलिंग कला शैली को कोणार्क मंदिर के रूप में साकार कर दिया। इसके चप्पे चप्पे में सुंदरता का अपार भंडार खाली कर दिया। यहाँ गंधर्वियां अमर राग रागिनी छेड़ रही हैं। ये विशाल नट मंदिर याद दिलाता है उड़ीसा के परंपरागत संगीत की, वो संगीत जो आज भी उड़ीसा के छोटे से छोटे देहातों में और दूर से दूर समुद्री किनारों पर गूंजता रहता है।